नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट 2020 के लिए पर्यावरण के हम प्रैक्टिस सेट आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा था प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 7। तो सबसे पहले देखते हैं पिछले वाले जो वीडियो में प्रश्न मैंने पूछा था उस प्रश्न का जो है वो उत्तर। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने जो प्रश्न पूछा था वो ये आपका है कि उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी जो है वो प्रदान किया गया। तो ये 4 ऑप्शन थे: चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, जॉर्ज मिस्ट्रल और रोनाल्ड रॉस। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने पूछा था, सबने सही उत्तर दिया है इसका कि रोनाल्ड रॉस जो है वो सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो रोनाल्ड रॉस हैं इन्हें 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि ये सन जो है आपसे लाइन टू लाइन में जो है वो पूछा जा चुका है। एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखिएगा कि 1902 के 3 साल बाद यानी कि 1905 में जो है इनकी मृत्यु जो है वो हो गई थी और इन्होंने मलेरिया मच्छर के काटने से होता है ये जो है वो बताया था। और इसके संबंध में सिकंदराबाद हॉस्पिटल भी आपका एनसीईआरटी की पुस्तक में दे रखा है, तो वो भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं अब हम अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 2 कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें विभिन्न जो प्रकरण है, प्रकरण हम किसको कहते हैं, टॉपिक को कहते हैं, उसमें एक खंड करके देखो को शामिल किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन कह रहा है प्रत्यक्ष हस्तपरक जो अनुभव है वो उपलब्ध कराना। दूसरा कह रहा है परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। तीसरा कह रहा है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। और चौथा कह रहा है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है, जो प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। करके देखो आप कह सकते हैं। लर्निंग बाय डूइंग आपका होता है कि आप किसी चीज को करके सीखते हैं तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से उसको समझ सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप यदि इसको अप्लाई करके देखें तो प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्य ऑप्शन भी आप काट सकते हैं। दूसरा परीक्षा से संबंधित कह रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। वैज्ञानिक जो शब्दावली की परिभाषाएं सीखना, ये सभी रटने की प्रणाली पर आ रहा है, तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। इसी प्रकार घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना तो बिल्कुल ही नहीं होगा। आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तीसरा, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? पर्यावरण अध्ययन के संबंध में पूछा गया और कहा गया कि एक अच्छा कोई आपको कार्य दिया जाता है तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। पहला कह रहा है कि प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई। दूसरा कह रहा है कि समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। तीसरा कह रहा है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। और चौथा कह रहा है अधिगम विस्तार के अवसर जो है वो उपलब्ध कराना। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि जो अधिगम विस्तार है उसके अवसर उपलब्ध कराना। यहाँ पर एक शब्द लिखा है अवसर। ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। ये आपको यदि किसी सेंटेंस में मिल रहा है और आपको नहीं पता है कि इस प्रश्न में क्या पूछा गया है तो अवसर देखकर आप टिक लगा सकते हैं। कुछ मायने में वो वहां पर आपका सही हो जाएगा। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको आप देखकर टिक कर सकते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा था, एक अच्छे दत्त कार्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो यही लक्ष्य होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो अधिगम संबंधी अवसर हैं वो जो है छात्रों को मिले, ताकि वो जो सारी चीजों को सीख रहे हैं वो अच्छे तरीके से जो है वो सीख पाए। बाकी ऑप्शन भी आप काट सकते हैं। अधिगम की पाठ की दोहराना बिल्कुल नहीं है। समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना यह आपका हो सकता है, परंतु दत्त कार्य के संबंध में नहीं सही होगा, इसलिए आप ऑप्शन को काट सकते हैं। और तीसरा कह रहा है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, तो ये भी दत्त कार्य से संबंधित नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या शिक्षार्थी को आनंद और मजा उपलब्ध कराना चिड़ियाघर में घुमाने का लक्ष्य होता है? आप कहेंगे ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई ना चीज जो कराई जाती है वो किसी ना किसी ऐसे पर्पज से कराई जाती है जिससे कि जो छात्र उनको लाभ पहुंचे। तो आनंद और मजा तो वो वैसे भी प्राप्त करते हैं, तो ये नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को जो है वो बदलना, यानी कि डेली डेली जो आप देखते हैं क्लासेस चल रही हैं, बच्चे बोर हो जाते हैं, तो उसका जो एक क्रम चल रहा है उसको थोड़ा सा नवीन बनाना, बदलना, ये कारण हो सकता है। आप कर सकते हैं हो सकता है। आगे ऑप्शन को देखते हैं।
तो शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, बस यहाँ पर जो सक्रिय अधिगम अनुभव लिखा है ये आपका बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, तो आपका 90% चांसेस है ये सही हो सकता है। आगे भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट कराना, तो अभिभावक से तो कह सकते हैं आपको लेना ही देना नहीं है, तो आप कह सकते हैं आपका ऑप्शन डी तो जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। अब बचे दो ऑप्शन, उनमें से कौन सा बढ़िया होगा? तो चिड़ियाघर आप जो घुमा रहे हैं उसका सबसे बढ़िया जो रीजन होता है वो क्या होता है? जो बच्चे सारी चीजें देख रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पुस्तकों में हाथी है या पैरट, ये सारे जानवर पशु पक्षी सारी चीजें देखने को मिलती हैं, पर यदि आप उसे वो अनुभव प्रदान कर रहे हैं, वो अपनी प्रत्यक्ष आंखों से उस चीज को देख रहा है, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से सीखेगा किसी भी चीज को। तो यही होता है मेन रीजन कि शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। और जो बी वाला ऑप्शन है वो थोड़ा सा सही है अपने मायने में, थोड़ा सा जो एक क्रम चला रहा है उसमें थोड़ी सी नवीनता लाने के लिए भी किया जा सकता है, परंतु जो मेन उद्देश्य है वो आपका ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा। और ये वर्ड ध्यान रखिएगा कौन सा? सक्रिय अधिगम अनुभव। ये आपका यहाँ पर पहचान वाले कुछ मैं जो वर्ड बता रहा हूँ इनको ध्यान रखिएगा, जो आपको हेल्प करेंगे जब आपको प्रश्न में कुछ नहीं आता हो। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न पांचवा, कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में जो विविधता है उसका सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। और चौथा कह रहा है कि इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं वो मैं बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि रटंती प्रणाली पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना, और चौथे में क्या लिखा है कि सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। तो यहाँ पर रटने की प्रणाली की जा रही है, तो यानी कि ये आपका कथन बिल्कुल गलत लगा है, और आप क्या करते हैं जल्दी जल्दी में इस वाले कथन को काट देते हैं कि ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा, और ऊपर के तीनों में से कोई आप छाट देते हैं। बस यही गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्न में क्या कह रहा है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर इस चीज को यदि आपने मिस कर दिया तो आपका उत्तर बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब उद्देश्य नहीं पूछा है तब आपका ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। ये आपका बिल्कुल उद्देश्य नहीं होता है कि आप बच्चे को रटाएं, बच्चे को जबरदस्ती की कोई चीजें जो है रटा रहे हैं, तो वो आपका एनसीआर बिल्कुल नकारता है। तो आपका ऑप्शन डी ही बिल्कुल सही हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन पढ़ने के संबंध में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखिएगा जहां पर नहीं लिखा उसको सर्किल कर लीजिए या उसमें अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आप उसको पढ़ने से जो है वो ना चूकें। देखते हैं अपना अगला प्रश्न छठा, कि कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे जो सामाजिक मुद्दे हैं उस पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव जो है वो इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? पहला कह रहा है कि संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर विशेष जो व्याख्यान है उनका आयोजन किया जाए। दूसरा कह रहा है कि शिक्षार्थी को जो है संबंधित जो सामाजिक मुद्दे हैं उस पर चार्ट तैयार करने के लिए कहा जाए। तीसरा कह रहा है कि शिक्षार्थी को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहा जाए। और चौथा कह रहा है कि शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए जो है वो कहा जाए। तो चारों में से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो आई होप ऑप्शन पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ गया होगा कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। देखिए जो विशेष व्याख्यान है संबंधित मुद्दों पर उसको आयोजन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शिक्षार्थी जो है उनको संबंधित सामाजिक मुद्दे हैं उस पर चार्ट तैयार करना ये कोई आपका अधिगम का कोई बेहतर तरीका नहीं होता है। चौथे में कह रहा है शिक्षार्थी को अधिगम मुद्दों पर स्लोगन लिखना ये भी आपका कोई अधिगम अनुभव इससे उद्देश्य की प्राप्ति में प्रभावी नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं आपका ऑप्शन सी सबसे बढ़िया होगा कि शिक्षार्थी को संबंधित जो जानकारी है वो एकत्र करना और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना जो है वो लेने के लिए कहना। ये आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न सातवां, कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है। चार ऑप्शन है, यहाँ पर आपको बताना है कौन शामिल नहीं करता है। पहला कह रहा है शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान। दूसरा कह रहा है कि शिक्षण में जो कमी है उनकी पहचान। तीसरा कह रहा है शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने। और चौथा कह रहा है कि शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें रचनात्मक आकलन को शामिल कौन जो है इनमें से नहीं करता है।
तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आप कह सकते हैं आपका जो ग्रेडिंग और रैंकिंग है ऑप्शन नंबर डी वाला, ये आपका जो है वो जो रचनात्मक आकलन है इसको शामिल जो है वो नहीं करता है। बाकी आपके सभी जो है वो हो जाएंगे। तो रचनात्मक आकलन का उपयोग के आधार पर आप कह सकते हैं कि जो इसका उपयोग है वो शिक्षक द्वारा भय रहित जो सहयोगी वातावरण कह सकते हैं, आसपास का वातावरण भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसमें शिक्षार्थी को अधिगम में सक्रिय जो भागीदारी है उसके लिए एक मंच प्रदान करता है, जिससे कि जो बच्चे हैं या शिक्षार्थी हैं उनकी जो अधिगम रिक्तियां हैं उनमें जो कमियां हैं कह सकते हैं उनको दूर किया जा सके और उसका जो अधिगम है उसको और ज्यादा प्रभावी जो है वो बनाया जा सके। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न आपका अगला कह रहा है कि नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि खानों का उत्खनन यानी कि खुदाई, बांधों का निर्माण, इसी प्रकार बाजार में बेचने के लिए पत्तियां और जड़ी बूटी इकट्ठा करना, इसी प्रकार बांस से टोकरी बनाना और इसी प्रकार गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। आपको क्या बताना है कि इनमें से वह क्रियाकलाप कौन सा है जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, केवल एक, एक और दो दोनों, एक, दो और तीन, या दो, तीन, चार और पांच। तो इस प्रकार से आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस जो है वो कराते रहें। इसके साथ साथ चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार डेली 8 बजे आपकी यहाँ पर टाइमिंग है सीटेट की, जिसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग सेट मिलते हैं, और दोपहर की 3 बजे की है जिसमें हम सोशल साइंस अपर प्राइमरी की इस समय जो है वो करा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन पहला वाला खानों का उत्खनन यानी कि खुदाई, ये आपका कहीं ना कहीं जंगल जो है उसके गायब होने के लिए एक जिम्मेदार है, क्योंकि खुदाई होती है, जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो कहीं ना धीरे धीरे आप कह सकते हैं कमजोर होती हैं, जिससे कि जो पेड़ होते हैं वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, जंगल गायब हो रहे हैं। इसी प्रकार जो बांध है उनका निर्माण भी कहीं ना कहीं जो पेड़ है उनको काट के किया जा रहा है। बहुत से रीजन इसमें आते हैं। इसी प्रकार तीसरा ऑप्शन को देखिए तो बाजार में बेचने के लिए पत्तियां और जो जड़ी बूटी इकट्ठा करना है, ये आपका नहीं है, क्योंकि जो पत्तियां और जड़ी बूटियां जरूरी नहीं है कि आप पेड़ से तोड़े ही, यदि आप तोड़ेंगे भी तो भी जंगल नहीं गायब होंगे। इसी प्रकार बांस से टोकरी बनाना ये भी नहीं आपका आएगा जंगल गायब होने में, और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना ये भी नहीं आएगा। यानी कि केवल और केवल ऊपर के दो कथन आएंगे आपके, खानों का उत्खनन और बांधों का निर्माण। आपका उत्तर कौन सा सही होगा, एक और दो दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 9वां कि कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा जो मूर्ति है वो बनाई जाती है। या कांसे के जो बर्तन है वो एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल अधिक मजबूत होते हैं। यहाँ पर जो है वो हल्के लिखा हुआ है, हल्के जो है वो अधिक मजबूत होते हैं। तो अब आपको बताना है कि नीचे जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कौन सा जो है वो सही कथन है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। अब तक आपने सोच अवश्य लिया होगा, तो बिल्कुल आपका दूसरा वाला कथन बिल्कुल सही है कि कांसे को तांबा और टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। और तीसरा वाला कथन भी आपका बिल्कुल सही है कि कांसा जो है वो अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा जो मूर्ति है वो जो है वो बनाई जाती है। ये दोनों कथन आपके सही हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दे रखा है, तो यही आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। गलत कौन कौन से है कि कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है, तो स्वर्ण की भांति तो बिल्कुल नहीं है, यहीं से आप ऑप्शन काट सकते हैं। फिर कह रहा है कांसे के जो बर्तन है वो एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के अधिक मजबूत होते हैं, तो ऐसा नहीं है, कांसा अत्यंत मजबूत होता है, इसलिए चौथा ऑप्शन भी आपका जो है वो कट जाएगा। तो आपका केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है। देखते हैं चलिए अपना अगला 10वां प्रश्न कि गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफर यात्रा की दिशाएं क्या होंगी। ये प्रश्न आपका पूछा गया है मैप से। अब देखिए इसके लिए आपको मानचित्र पता होना चाहिए कि किसकी जो स्थिति है वो कहाँ पर है, तभी आप इस प्रश्न को जो है वो कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं मैप, ताकि ये जो प्रश्न है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो ये है आपका मैप,
नीचे का यहाँ पर आप जो पोर्शन देख पा रहे हैं, यहीं से आपका प्रश्न पूछा गया है कि गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति है। यहाँ पर आप देख रहे हैं गुजरात यहाँ पर ग्रीन कलर से पहले भोपाल में जाता है, यानी कि मध्य प्रदेश भोपाल में यहाँ पर जाता है, और फिर हैदराबाद यानी कि आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। ये मध्य प्रदेश है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आंध्र प्रदेश है। तीन चीज़ों को यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपका गुजरात, उसके बाद आपका इधर मध्य प्रदेश भोपाल, और तीसरा आपका आंध्र प्रदेश। ये तीन चीज़ें आपकी हैं। तो कह रहा है कि उसके सफर यात्रा की दिशाएं क्या होंगी। अब आप जानते हैं कि ऊपर वाली जो दिशा है वो आपकी होती है उत्तर दिशा, नीचे वाली दिशा है वो आपकी होती है दक्षिण दिशा, इधर आपकी जो दाएं हाथ की दिशा है यह आपकी पूर्व दिशा होती है, और इधर वाली जो दिशा होती है वो आपकी पश्चिम दिशा होती है। यानी कि गुजरात से चलने के लिए सबसे पहले उसे चलना पड़ेगा पूर्व की दिशा में, और फिर आंध्र प्रदेश जाने के लिए उसे कब जाना पड़ेगा, तो आप कह सकते हैं दक्षिण दिशा में। तो यही प्रश्न में पूछा गया था कि गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल जाता है, यानी कि मध्य प्रदेश भोपाल जाएगा तो आपका सबसे पहले वो पूर्व में, उसके बाद फिर वो हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाता है तो नीचे जाएगा, तो आप कह सकते हैं आपका दक्षिण दिशा हो जाएगा। तो आपका यही पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, यही जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। तो आपने जो ये मैप देखा, इसमें आपको सभी की स्थिति अवश्य पता होनी चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रश्न जब आपसे पूछा जाएगा तो काफी बार दिशा के संबंध में पूछ लिया जाता है कि इसके दिशा के संबंध में कौन सा जो राज्य है इसके पूर्व में है या इसके पश्चिम में। दिसंबर 2019 में पेपर जो हुआ था सबसे लेटेस्ट वाला, उसमें देखेंगे तो एक प्रश्न आपका इस मैप से आया भी था। चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न 11वां प्रश्न कह रहा है कि किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था कि स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। तो यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। 1 सेंटीमीटर 110 मीटर के बराबर है, तो 15 का निकालने के लिए इसी 15 को इस 110 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका 15 को 110 से मल्टीप्लाई करने में आपका 1650 मीटर जो है वो आ जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 110 मीटर है, तो 15 सेंटीमीटर में आपका 1650 मीटर जो है वो हो जाएंगे। तो 1650 आप देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं है, किलोमीटर में दे रखा है, तो आप इसी 1650 को किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो डिवाइड करके आपका 1.65 किलोमीटर जो है इस प्रकार आ जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 12वां कि माउंट एवरेस्ट एक भाग है भारत का, तिब्बत का, नेपाल का या म्यांमार का। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी नेपाल जो है वो सही हो जाएगा। जो माउंट एवरेस्ट है वो आपकी संसार की सबसे ऊंची चोटी में आता है, और इसकी ऊंचाई कितनी है तो 8848 मीटर है, और वर्तमान में 8850 मीटर जो है वो मानी जाती है, क्योंकि कुछ सेंटीमीटर साल के हिसाब से जो है वो बढ़ रही है, उसके संबंध में 8850 वर्तमान में जो है वो मानी जाती है, और स्थित कहाँ है तो नेपाल में जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 13 कि नीचे दिए गए जो कर्तव्य हैं उत्तरदायित्व हैं उनका अध्ययन कीजिए। पहला कह रहा है कि अन्य जो लोग हैं उनका सामान उठाने में मदद करना। दूसरा कह रहा है पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि जो ग्रुप है वो पीछे पीछे चले। तीसरा कह रहा है कि जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, और चौथा कह रहा है कि साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सब खाने पीने का इंतजाम करना, और पांचवा कह रहा है कि रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। और आपको बताना है कि जो पर्वतारोहण होते हैं यानी कि पर्वतों पर चढ़ने वाले, वो उसमें ये ग्रुप जो लीडर है उसकी जिम्मेदारियों का उपयुक्त में से चयन जो है वो कीजिए। जो ऊपर जिम्मेदारी दे रखी उनमें से कौन सी जो है वो सही होगी, और नीचे आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 2 3 4 3 4 5 या 1 4 5। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो कथन हम काट लेते हैं कौन कौन सा सही नहीं होगा। पहला कह रहा है कि अन्य लोग जो है उनका सामान उठाने में मदद करना, तो आप कह सकते हैं बिल्कुल आप कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, आप कहेंगे दूसरा आपका बिल्कुल गलत है। तीसरा कह रहा है कि जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, ये आप कह सकते हैं कि इस प्रकार की मदद जो है वो कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों में नहीं आती है, जबकि प्रश्न में यही पूछा गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 भी जो है वो कट हो जाएगा।
चौथा कह रहा है कि साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना, बिल्कुल रखना, और सब खाने पीने का इंतजाम करना। तो आपका चौथा कथन भी सही होगा। पांचवा कह रहा है कि रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, तो ये भी आपका सही होगा। यानी कि पहला, चौथा और पांचवा सही होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में जो है वो दे रखा है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में कर्तव्य और उत्तरदायित्व पूछे हैं, तो उसी के आधार पर आपका ऑप्शन जो है वो टिक करना है। तो ये आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला और लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। और इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतनी सारी हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो एक लाइक तो वीडियो पर आपका बनता ही है। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलता रहे और आपके जो पेपर है वो अच्छे से अच्छा हो। टेलीग्राम चैनल से नहीं ऐड हो तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दे रखी, वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट ऐड हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जो है वो आप ऐड हो सकते हैं। वहां पर सभी टेलीग्राम पर PDF, वीडियो के नोटिफिकेशन, सारी चीजें जो है आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या है कि अल बरूनी जो है वो कौन था। वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया, या वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में वो के बाजारों का अध्ययन करने आया था। मेवों के बाजारों का अध्ययन यहाँ पर लिखा है, करने आया था। तीसरा कह रहा है कि वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। और चौथा कह रहा है कि वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा जो है वो की थी। तो चार ऑप्शन है, आपको छांटना है कि अलबरूनी के संबंध में इनमें से कौन सा जो है वो सही था। आपको ध्यान होगा तो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको सीटेट के कराए थे, उसमें से आपका अलबरूनी से भी संबंधित था कि वो रहने वाला कहाँ का था, तो आपको मैंने बताया था उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। तो आप देखिए अफगानिस्तान आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, आप ऑप्शन को डायरेक्ट ही जो है वो काट सकते हैं। ये भी मैंने बताया था कि उसने एक किताब भी लिखी थी जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में ही लिखा है, जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में भी जो है वो सहायक है। और किताब का नाम क्या था, तो किताब उल हिंद जो है वो पुस्तक जो है वो अलबरूनी जो है उन्होंने लिखी थी, जिसमें भारत का जो इतिहास है उसको जानने के महत्वपूर्ण स्रोत जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें सभी बातें जो है वो अलबरूनी के संबंध में सही लिखी हैं। वो 50 प्रश्न वाला वीडियो आपने नहीं देखा, उसको देख लीजिएगा, उसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने कराए थे। चलिए देख लेते हैं अब वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि जो रजत है उसने अपने मित्र से कहा कि मैं नहीं खेल सकता, क्यों? क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्कर से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी जो है वो दवाई दी। रजत जो है वो किस रोग से पीड़ित हो सकता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। और सीटेट में आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलते हैं, एक एक लाइन में, यूपी टेट की तरह नहीं देखने को मिलते हैं। तो मियादी बुखार, अतिसार, हैजा, मलेरिया, इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही होगा। तो सभी लोग इसका उत्तर जो है वो कमेंट सेक्शन में टाइप करके अवश्य बताइएगा। तो इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।